बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक और आधुनिक जो रिसेंट ट्रेंड्स जो चल रहे थे, इसमें भी हमने बेसिकली किसको शामिल किया? इन सबके आधार पर हमने जब एनालिसिस किया तो एनालिसिस करने के बाद हमें पता लगा कि अभी तक जो सिद्धांत दिए गए थे, चाहे वो वैगनर का हो या और किसी का हो, कि उन्होंने जो बातें बताई थी वो बातें कुछ हद तक तो सही थी, लेकिन पूर्णतः सही नहीं थी, है ना। पृथ्वी के मूवमेंट के लिए जैसे उन्होंने फोर्सेस बताए थे कि हमारी अर्थ है, मून है, सन है, तो इनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, इसमें पर्वत बन गए हैं, पठार बन गए हैं, इस तरीके से उन्होंने बताया, है ना। तो वो सारी बातें जो थी वो गलत साबित हुई, ऐसा नहीं था। उन्होंने जब एनालिसिस किया, हैरी हेस ने पता लगाया तो पूरी पृथ्वी जो थी वो कई प्लेटों में विभाजित मिली, टूटी हुई मिली होने के बाद उसमें जो मूवमेंट हो रहा था, तो एक प्लेट का दूसरी जगह मान लो कि 1 है 2 है, इनका जो मूवमेंट हो रहा था उस मूवमेंट के लिए जिम्मेदार जो तत्व बताए वो दूसरे थे, जो इन्होंने बताए वो नहीं थे। तो क्या थे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी कि इन्होंने बताया कि पृथ्वी के गर्भ में, जो पृथ्वी है हमारी, उसके गर्भ में ऐसी चीजें हैं जो संवहनीय तरंगे ऊपर को उठाती है। संवहनीय तरंगे देखी है कभी किसी ने? संवहनीय तरंगे देखी है? महसूस होती हैं? महसूस हुई है कभी? यहाँ महसूस हुई है? कभी घर में जो तवा है, जब कभी गर्म करते होगे तो जब गर्म करते हो तो उसमें से जो तरंगे उठती हैं, कभी कभी दिखती होंगी गर्मियों में सड़कों पर जो उठती हुई दिखती हैं, वो सब क्या है? संवहनीय तरंगे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी अर्थ के अंदर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण क्या है, मान लीजिए ये एलिमेंट है, इससे तरंगे ऊपर को उठती है। ऊपर को उठने के कारण जब पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, अभी इसको बता के पृथ्वी की आपको संरचना बताएंगे तो थोड़ा समझ आएगा। ये जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हमने क्या किया, कहा है स्थल मंडल जो है, जब इससे यहाँ जाके टकराती हैं तो एक तो इधर जाएगी और इधर जाएगी, तो इनका जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट के कारण इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है ना। जैसी जैसी इनकी डायरेक्शन होगी वैसे वैसा इनमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से उठा, अब एक कंडीशन यहाँ बनेगी कि यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ का मूवमेंट अलग टाइप का होगा, यहाँ का मूवमेंट अलग टाइप का होगा, है ना। इनके किनारे पर क्या होगा, क्या चीजें घटित होंगी, यही सब चीजों का जो विश्लेषण करता है ये प्लेट टेक्टोनिक करता है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपर का एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं स्थल मंडल,
कोई बता सकता है मुझे इसकी कितनी मोटाई है? 36, 30 से 35। और भी कोई डेटा आएगा? स्थल मंडल की मोटाई है 100 किलोमीटर। ठीक है, जो आप बता रहे हैं वो क्या है? वो क्रस्ट है, वो प्रॉपर्टी है, वो स्थल मंडल नहीं है। 100 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। 100 किलोमीटर के बाद नीचे मिलता है दुर्बलता मंडल। तो ये जो प्लेट है, इस दुर्बलता मंडल से यहाँ से जहां इनका ज्वाइंट है ये, वहां से ही क्या होती है? क्रैक होती है ना? जो हमारी किसी भी कारण से यहाँ पे क्रैक पड़ सकता है, और जो नीचे से रेडियोएक्टिव पदार्थ उठ रहे हैं उसकी वजह से ही इनमें मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, स्थल मंडल ठोस अवस्था में है, दुर्बलता मंडल लिक्विड, एकदम पानी वाला लिक्विड नहीं, चिपचिपा वाला लिक्विड अवस्था में ये देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ रही है? यहाँ तक आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, अब जब इन्होंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद जो प्लेट हमारी पूरी वर्ड वाला मैप है ना, उसमें एनालिसिस किया। एनालिसिस करने पर इन्होंने उन जगह का पता लगाया कि जहां जहां पर ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण प्लेटों में परिवर्तन हुआ है, तो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में मान लो कि ये है। ठीक है, तो जब इन्होंने पता लगाया तो हमें जो प्लेट्स मिली, कितनी मिली टोटल? बड़ी प्लेट कितनी है? नाम बताओ, कौन बता रहा था? नाम नहीं पता है? 6 कौन बताया था? अरे नाम तो बताओ, ये तो पहले भी एक बार पढ़ा चुका हूं मैं। जितने जितने हमारे महाद्वीप हैं, कितने हैं? 7 महाद्वीप है। तो बड़ी प्लेटें 7 नहीं है, 6 है। ठीक है, उन महाद्वीपों के नाम पर ही प्लेटों का नामांकन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले आती है अमेरिकन प्लेट। ठीक, इन दोनों को मिला के अमेरिकन प्लेट, फिर यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट आ गई, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट आ गई। इसके बाद आपकी प्रशांत प्लेट, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये और उधर का प्रशांत प्लेट हो गई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो आपका ये इंडोनेशिया वगैरह है, और ये एक ये प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी अंटार्कटिका प्लेट। तो कुल मिला के ये प्लेट्स हैं। कितनी है टोटल? 6। नाम याद हुए? इसका क्या नाम है? अमेरिकन प्लेट, इसका यूरेशियन प्लेट, इसका अफ्रीकन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये अंटार्कटिका, तो पीछे वाली प्रशांत महासागर प्लेट। ठीक है, तो उन्होंने इन प्लेट्स का पता लगाया कि इतनी प्लेट्स हैं, और इन प्लेट्स के साथ में जब इसका और एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि कुछ ऐसी प्लेट्स भी हैं जो छोटी प्लेट्स के रूप में है। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के 20 छोटी प्लेट है। इनमें से एक दो का नाम आप बता सकते हैं क्या? एक आपका नाम बता सकता है कोई? एक है अमेरिका के इस साइड में, क्या नाम है इसका?
जुआन डी फूका, अफ्रीका में यहाँ, अरेबियन, फिलीपींस में यहाँ, फिलीपींस यहाँ, कैरेबियन, यहाँ पर वो है, टोटल 20 प्लेटें हैं, जिनमें से 6 के नाम मैंने लिखवाए हैं। बाकी ऐसी प्लेट्स हैं जिनका नाम सामान्य रूप में बुक्स में मिलता भी नहीं है। इनको ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी अमेरिका के पास में तट पे जो लगी हुई पश्चिम की ओर प्लेट है उसको जुआन डी फूका कहते हैं। जो दक्षिण अमेरिका है उससे लगी हुई जो प्लेट है, पहली प्लेट ऊपर वाली टाकोस है, दूसरी नाचका है। कैरेबियन सी में लगी हुई प्लेट कैरेबियन है। इसके दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी वाले भाग में, नीचे वाले भाग में, पूर्वी भाग में स्कोटिया है। अरब वाला जो प्लेट्यू वाला क्षेत्र है उसी क्षेत्र में ये अरेबियन है और उधर फिलीपींस प्लेट है। तो इतनी प्लेट जो हमें सामान्य तौर पर आसानी से देखने को मिलती हैं, जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को प्रभावित करती हैं, ये प्लेटें मूवमेंट करती हैं तो उसकी वजह से दिक्कत होती है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, है ना, तो ये इफेक्ट डालती है। तो इस तरीके से प्लेटों का विभाजन इन्होंने किया। करने के बाद जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इन्होंने ये भी बताया, ये कर लिया था सबने, इन्होंने एक पॉइंट को वही बताया जो मैंने बताया आपको कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एक पॉइंट। दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया, किसका बताया ये रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो किस लिए बताए गए थे, इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, है ना। हम बात कर रहे हैं कि जब डायग्नल ने क्या बताया था, मून और सन उनकी जो ग्रेविटी फोर्स है उसकी वजह से उसने बताया था, या प्लावनशीलता के कारण बताया था। तो यहाँ क्या था, एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकल के आया जो इन्होंने एनालिसिस किया। दूसरा एक और चीज निकल के आई थी कि जो मैग्मा है, उस मैग्मा का क्या हो रहा है, निरंतर ऊपर की ओर प्रवाह हो रहा है ना, निरंतर ऊपर की ओर प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो प्लेट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नीचे से आ रहा है, पहले एक पतले क्षेत्र के द्वारा निकल के आया, फिर छेद और बड़ा हुआ, ठीक है, और बड़ा हुआ, तो क्या करेगा ये, इन प्लेट्स को जब निकलेगा कोई मोटी सी लेयर अगर आएगी तो उनको क्या करेगा, धक्का मारने का काम करेगा, है ना। उन्होंने बताया कि जो मैग्मा हमारे ध्रुवता मंडल से ऊपर को आ रहा है वो प्लेटों को धक्का मारता है, उन्हें दूर भगाने का काम करता है, तो उससे प्लेटों में और गति बढ़ जाती है। और अब आज के टाइम में तो ये है नहीं कि ये प्लेटें बहुत तेजी से भाग रही होती थी, जिन पर धक्का लग रहा हो, है ना। आज के टाइम में तो प्लेटें कितना चलती हैं, 1 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से चल रही है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब इतना सा चलेगी 1 साल में। तो
पता भी नहीं लगेगा हम लोगों को। और जिस दिन इन्हें क्या होता है, जिस दिन इनको लगता है चलो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा की गति ले लेते हैं, उसी दिन क्या होता है, आप लोग हिल जाते हो, है ना। जब तेज मूवमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, पूरी सृष्टि हिल जाएगी। ठीक है, एक ये पॉइंट बताया था। और तीसरा इन्होंने उस पॉइंट को भी शामिल किया था, ग्रेविटी फोर्स को भी इन्होंने अपने में शामिल किया था। और ग्रेविटी फोर्स के लिए किस तरीके का व्यू दिया था, उसमें ये वाला नहीं था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया एक तरफ समुद्र के भीतर जो स्थिति है वो ऐसी है कि एक तरफ तो ऊपर उठी हुई है, दूसरी तरफ क्या है, एक बहुत बड़ी खाई है। तो इस खाई से क्या हो रहा है, इस खाई से जो प्लेट का हिस्सा है खाई की तरफ को और खींच रहा है, यानी कि इसकी ग्रेविटी इसको खींच रही है अपनी ओर को, इससे फैलाव हो रहा है ना। तो फिर नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि बताया कि जो सी फ्लोर है वही क्या हो रहा है, उसमें फैलाव हो रहा है। यानी कि इतने सारे कौन से उन्होंने बताया, रेडियोएक्टिव पदार्थ का एग्जाम्पल दिया, मैग्मा का दिया, ग्रेविटी फोर्स का दिया, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी सागर तल का फैलाव, जो फैलाव लगातार निरंतर हो रहा है। जैसे कि आपको बताया भी गया कि ये क्या है, अटलांटिक सी है। अटलांटिक सी में जब हम इसका अंदर कभी भी आप उस पर देखेंगे, गूगल अर्थ ऐप पे भी अगर देखोगे ना आप इसको, अटलांटिक सी को, तो उसकी स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देगी, इस तरीके की लेयर्स दिखाई देंगी उसमें। वो लेयर्स हमें बिल्कुल क्लियर बता रही हैं कि पहले क्या था, इसका फैलाव केवल इतना था, फिर इतना हो गया, फिर और बढ़ के हो गया। मतलब बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि इतना ये लगातार निरंतर फैल रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे जिसके द्वारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सही साबित किया गया। और वर्तमान समय में ये थ्योरी सबसे ज़्यादा मानी की जाती सच्चाई है। तो सब चीज़ें हमारे पास इतनी हाई टेक आ चुकी है, सुपर कंप्यूटर आ गए, सैटेलाइट आ गए हैं, पृथ्वी के अंदर भी हम कुछ भी डाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल कोई संभव ही नहीं है, कोई इसमें अंधविश्वास नहीं है, कुछ नहीं है। सब चीज़ें साइंटिफिक है कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी का मूवमेंट हो रहा है, कैसे ही प्लेटें बनी, कैसे महाद्वीप बने, कैसे पर्वत बने, है ना। ये सब चीज़ें बताने के बाद उन्होंने बताया कि पृथ्वी के जो हैं कुल 3 प्रकार के किनारे हैं। ठीक है, इसको बताने के बाद बताया कि पृथ्वी के 3 प्रकार के किनारे हैं, जिन तीनों किनारों के सहारे पर, उन किनारों के सहारों पर ही पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी, भूकंप, है ना, और जितने भी समुद्री आग के वो बनते हैं। उन्होंने बताया कि उनके सहारे पर क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, जो अभी तक हम कहते थे क्या, जैसे बताया गया था कि सियाल सीमा पे तैर रहा है, तैरते हुए इधर को पहुंचा, रुकावट पैदा हुई, उस रुकावट के कारण क्या हो गया, माउंटेन बन गया। अभी तक ये स्थिति थी। इन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया कि नहीं, ये कारण ये नहीं था। हमारे पास 3 किनारे हैं, तीनों किनारों की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर आधारित होकर ही पर्वतों का, मैदानों का, इन सब चीजों का, जितना भी चीजें बनी है प्राकृतिक, उन चीजों का निर्माण हुआ है। ठीक है, कुछ लिखना भी चाहोगे क्या? पहले समझ लो, बाद में घटा लिखवाएगा।
ये इन्होंने 3 किनारे बताए, तीनों किनारे ये तरफ से जो इनका डायग्राम दिया गया है उस तरीके का बनेगा। ये बनाऊंगा डायग्राम, वो दूसरा तो देखिएगा, ठीक है। 3 किनारे बताए, कौन सा? विनाशात्मक, ठीक है, दूसरा संरचनात्मक, तीसरा संरक्षित, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट ऊपर वाला, ये डाइवर्जेंट, और इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, या फिर कहेंगे तो कंजर्वेटिव बोल देंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, कंजर्वेटिव, ठीक है। 3 किनारे इनको बोलेंगे। तो इन किनारों का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है उसको समझिए। पहले वाली की बात कर रहा हूँ मैं, विनाशात्मक किनारा। मान लीजिए कि ये 2 प्लेटें हैं, इस प्लेट में ये मूवमेंट हुआ, यानी कि ऐसा किनारा जहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आके टकरा रही हैं। वो प्लेटें कैसी भी हो सकती हैं, सागरीय भी हो सकती हैं, ठीक है, महासागरीय भी हो सकती हैं, महाद्वीपीय भी हो सकती हैं, या एक महासागर और एक महाद्वीपीय भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो इनके टकराने के कारण इसमें जो एक भारी प्लेट होती है और एक होगी हल्की। भारी प्लेट कौन सी होगी और हल्की कौन सी होगी? मान लीजिए कि ये एक क्या है, एक महाद्वीपीय है, एक महासागरीय है। कौन सी प्लेट इसमें भारी होगी, कौन सी हल्की होगी, बताओ? भारी महासागरीय होगी। क्यों? तो बताएगा क्यों होगी? ठोस होगी। वाटर डेंसिटी जो महासागरीय तली है वो किसकी बनी है? भारी तत्वों से बनी है, भारी एलिमेंट्स से बनी है ना। जो बेसाल्ट उससे बनी है ये। और महाद्वीपीय जो बनी है वो हल्के तत्वों से बनी है, महाद्वीपीय हल्की तत्वों से बनी है, इसलिए ये क्या होगी? हल्की होगी। जितना हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे दबाव बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, उसके कारण क्या होगा? हमारी डेंसिटी पृथ्वी के अंदर जाने पर बढ़ती चली जाती है, जितना ऊपर उतना हल्का, है ना। तो हमारा जो महाद्वीप है कहाँ होगा? ऊपर होगा, तो हल्का होगा। महासागर कहाँ होगा? नीचे गहराई में होगा, भारी होगा, ठीक है। तो इस तरीके की प्लेट्स हो सकती हैं। इन प्लेट्स के सहारे पर कई प्रकार की घटनाएं होंगी। वो घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है? किनारा मैंने बता दिया कि विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक किनारा वो किनारा जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हो, है ना, तो विनाशात्मक किनारा है। अब इस विनाशात्मक किनारे के सहारे पर कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, कौन बताएगा? जब ये प्लेट आपस में टकराएंगी तो जो भारी प्लेट है वो तो नीचे आ जाएगी, जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ जाएगी। इसके कारण क्या हुआ? ये कैसे बने? फोल्डेबल माउंटेन बन जाएंगे, जिसे हम बलित पर्वत कहते हैं, जैसे हिमालय पर्वत और एंडीज, रॉकी और
एवरेस्ट, आल्प्स, जितने भी फोल्डेबल माउंटेन हैं वो सारे के सारे इसी से निर्मित हैं। ठीक है, और क्या घटना घटित होगी आप लोग मत बताओ, जो नए आए होंगे। और क्या होगा, खुद से सोचो। ये दो चीजें मैंने टकरा दी है ऐसे करके। एक तो चलो ये हो गया, जो हल्का है वो ऊपर उठ गया। कौन सा उठा ऊपर, नीचे कहाँ चला गया, दूसरा नीचे को चला गया। ये इसका एंगल होता है 45 डिग्री को मुड़ता है ये पूरा। ठीक है, ये चला गया, ये चला गया। अब नीचे क्या है, ये नीचे क्या है, ऊपर तो लैंड है, स्थल है, नीचे क्या है, पिघली, अरे चट्टानें पिघली हुई नहीं है, मतलब नीचे क्या है, मैग्मा है, गर्म है, लिक्विड अवस्था में। अब कोई ठोस चीज किसी गर्म में डाल देंगे तो क्या होगी, वो खुद ही पिघल जाएगी। तो ये जब नीचे को जाएगी पिघल जाएगी, पिघल जाएगी। साथ में अपने साथ क्या लेके जा रही है, मान लीजिए कि दोनों प्लेटें कैसी हैं, एक महासागरीय है एक महाद्वीपीय है, अपने साथ में क्या लेके जाएगी, पानी लेके जाएगी। एक तो गरम में एक हम सॉलिड एलिमेंट डाल रहे हैं, पानी भी साथ में डाल रहे हैं, फिर क्या होगा, एकदम से आग लगेगी और तमाम भाप बनेगी, बहुत सारी भाप बनेगी। और वो भाप उसके सहारे ऊपर को निकलेगी, और ऊपर को जब निकलेगी तो क्या होगा, ज्वालामुखी आएगा। समझे, क्या होगा, ज्वालामुखी आएगा। और ज्वालामुखी कौन सा आएगा इसके सहारे, इस तरीके के ज्वालामुखी आएंगे। इस तरीके के ज्वालामुखी कौन से होते हैं, केंद्रीय कम उद्गार वाले नहीं, केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी, जिनमें माउंटेन जैसा दिखाई देता है ना। जैसे कोई एग्जांपल है, भैया, जैसे फुजियामा है, जैसे किलिमंजारो है, ठीक है, कोटापेक्सी है। इस तरीके के जो बनेंगे केंद्रीय उद्गार वाले, जो देखने में पर्वत जैसे लगते हैं, वो सब क्या कहाँ बने हैं सारे। अगर आप देखेंगे एटलस खोल के तो उनको देख लेना, सारे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी वहीं मिलेंगे जहाँ ये टक्कर हुई होगी इस तरीके की। अभी तक नहीं पता हो तो अब देख लेना, सब ढूंढ लेना कि जितने भी केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरी एक चीज और होगी, क्या होगा, एक तो ज्वालामुखी आ गया, और एक कंडीशन और बनेगी जब इनकी आपस में टक्कर होगी। अच्छा, ये यही अंदर जाने के बाद फिर क्या होगा, जो भूकंप आएंगे, क्योंकि इसमें जो मलबा है वो ज़्यादा गहराई तक चले जाएगा, तो गहराई वाले भूकंप आएंगे। यानी कि गहराई वाले भूकंप का मतलब है जो ज़्यादा गहराई में उत्पन्न होंगे और ऊपर महसूस होंगे बाद में, है ना। तो इनकी जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ज़्यादा गहराई वाले भूकंप आएंगे। ये तीन स्थिति हो गई। ठीक है, अब इन तीन स्थिति में, अब मैंने अभी आपको ये बताया कि जब दो प्लेटें टकराई, टकराने के कारण क्या बना, पर्वत बन गया, जैसे हिमालय बना। दूसरा का बताया, हिमालय तो बना। दूसरी बात बताई कि केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी बने, है ना। तीसरी बात बताई भूकंप आएंगे। भारत में कौन सा केंद्रीय उद्गार का ज्वालामुखी है, बताओ, है कोई भारत में केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी? हिमालय क्षेत्र में, हिमालय बना है ना, फोल्डेबल माउंटेन। कौन सा होगा, है कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाए? मैंने बताया हिमालय का निर्माण विनाशात्मक किनारे के सहारे हुआ है ना। इसके सहारे तीन चीज़ें घटित होती हैं, एक आता है भूकंप, दूसरा होता है केंद्रीय उद्गार का ज्वालामुखी बनता है, तीसरा बलित पर्वत बनता है। बलित पर्वत वहाँ देखने को मिलता है, भूकंप वहाँ आता ही रहता है। केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी कहाँ है वहाँ?
दक्कन द्वीप जो है वो क्या हिमालय पे है? नहीं सर, मतलब भारत की होता है। हम तो हिमालय की बात कर रहे हैं ना। मानने का तो कहाँ? क्यों नहीं है? सारी लड़कियों के मोटा है, उसका मोटाई के ऊपर बहुत है, आते तो है लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाते। चलो नहीं अंदर नहीं फिल्टर हो जाता। कोई बताएगा और कोई दूसरा कोई उत्तर बताएगा? हिमालय की मोटाई बहुत है उसकी। पहले टेढ़ी सागर था ना, हाँ, तो उसमें मलबा था, उसको खाने कोई मलबा ऊपर उड़ गया था, टक्कर के नीचे गिर गया। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी वहीं आते हैं जहां महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराए। भारत वाली जो प्लेट थी वो कैसी थी? महाद्वीपीय प्लेट थी। दूसरी प्लेट कैसी थी? ऊपर वाली वो भी महाद्वीपीय प्लेट थी। दोनों प्लेटें महाद्वीपीय होने के कारण उनको जो पानी मिलता नीचे जाने के लिए वो पानी नहीं मिल पाया, अपनी जलवाष्प नहीं बन पाई। इस कारण से वहाँ पर केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी नहीं है। पूरी दुनिया में बस ये भारत ही ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी नहीं है। बाकी सब जगह महाद्वीपीय महासागरीय तो हर जगह पर आपको केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में यहाँ तक? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आता है नंबर 2। नंबर 2 की स्टेज ये है, यानी कि ऐसा किनारा, प्लेटों का ऐसा किनारा जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे की ओर न आकर एक दूसरे से दूर जा रही है ना, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इसको देखो, ये है, उसमें क्या था? ये था, ये छोटा हो गया, यानी कि जितना हमारा लैंड था वो छोटा हो गया। अब क्या होगा? ये है, फैल गया, है ना, प्लेटें दूर चली गई। तो ऐसे किनारे को हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक किनारा कहते हैं। जैसा इसका नाम है, अब इसके सहारे क्या क्या घटित होगा? ये है, इसके सहारे क्या होगा? ये थी पहले स्ट्रक्चर कितनी थी? इतनी बड़ी थी, फैल गई, स्ट्रक्चर बड़ी हो गई, यानी कि कोई नई संरचना बनी होगी तभी तो स्ट्रक्चर बड़ी हो गई, इसीलिए इसका नाम संरचनात्मक है। यानी कि ये नया नया लैंड क्रिएट करता है, नई जगह क्रिएट करता है। जो अटलांटिक महासागर है पहले इतना बड़ा था, आज वो कितना बड़ा है? क्यों? इसके बीच में क्या है? यही किनारा है, संरचनात्मक किनारा है 2 नंबर वाला, और ये किनारा लगातार फैल रहा है, तो इसका एरिया क्या हो गया? लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते बढ़ता चला जाएगा। और इसके इधर दूसरी तरफ कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है, और वो क्या होगा? लगातार आज इतना है, 1000 साल या 1 लाख साल बाद ये इतना हो जाए, वो बंद हो जाए। ठीक है, तो इसके सहारे क्या होता है? नई संरचना का निर्माण होता है ना। जो हमारे नीचे से जो मैग्मा निकल के आया वो प्लेट के दोनों ओर इस तरीके से चिपक जाता है, जैसे निकला, ये एस यहाँ से निकला था, एक इधर गया एक इधर गया, दोनों की स्ट्रक्चर कैसी है? एक जैसी। अब अगले स्टेप में कैसा निकलेगा? देखिए, यहाँ से निकला, ये वाले जो दोनों पास में थे ये अब कितनी दूर पहुंच गए। ठीक है, और एक चीज और समझिए, मैंने जो पहले बताया था, ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इनके मैग्नेट में भी अंतर होता है। तो ये और हर कुछ सालों में 100-200 साल लगते हों तो ये चेंज होता है।
इस तरीके की संरचना मिलेगी। अब इस चीज़ को देखो, ये आप देख रहे हैं ना, अब एक सवाल आता है, जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ मिलेंगी? किनारों पे, बीच में, कहाँ मिलेंगी? किनारों पे। क्यों? ये देखो, ये लगातार ऐसे विस्तार होगा, जो सबसे पहले थी वो सबसे किनारे पे। और अब दूसरा सवाल देखो, जो आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के तटीय भाग में कौन सी चट्टानें मिलेंगी? पूर्वी भाग में, अटलांटिक महासागर की ओर कौन सी चट्टानें मिलेंगी? नहीं मिलेगी, पुरानी मिलेगी। पूर्वी भाग में यही तो मिलेगी, यही चट्टान तो मिलेगी ना। यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो बिल्कुल किनारे लगा वाला पार्ट है, वहाँ पर सबसे पुरानी चट्टानें मिलेंगी, और उससे जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे नई चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, तो इसके सहारे एक पॉइंट तो ये हो गया, महासागरीय भित्तल का विस्तार होता है, नई संरचना का निर्माण होता है। दूसरा, इसके सहारे दरारी उद्गार के वोल्केनो आते हैं। दरारी उद्गार के, दरारी उद्गार का मतलब समझते हैं? जिनसे लावा निकलता रहता है, ऐसे ही फैलता रहता है जमीन पर, है ना। कोई विस्फोट नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, लावा निरंतर जमीन के नीचे से निकलता है, फैलता चला जाता है। उसको कहते हैं दरारी उद्गार का ज्वालामुखी। उसमें दो बेसिक अंतर हो गए, उसमें भी वोल्केनो आ रहा है, लेकिन वोल्केनो कैसा है? उसमें केंद्रीय उद्गार का, और इसमें दरारी। ठीक है, तीसरा आएगा, इसमें कम गहराई के भूकंप मिलेंगे। तो भूकंप मिलेंगे क्योंकि दरार पे आएगा तो वो यहाँ पर ही पास में उनका केंद्र होगा, ज़्यादा गहराई पर नहीं होगा। वहाँ अधिक गहराई के भूकंप, यहाँ कम गहराई के भूकंप मिलेंगे। ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इसके, जो आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़, इसके सहारे मध्य अटलांटिक मध्य कटक का निर्माण होता है, जिसे जो फैलाव हो रहा है उसको कटक बोलते हैं, है ना। उठा हुआ टीला ऐसा जो होता है। ठीक है, ये पॉइंट इसके थे। अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर, ये वाला संलक्षी। संलक्षी किनारा वो किनारा होता है जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से निकल जाती है। ये वाली स्थिति है। दो प्लेटें ऐसे थी, इसमें एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, ये वाली स्थिति आ गई। तो इस ऐसे किनारों को क्या बोलते हैं? संलक्षी किनारा बोलते हैं। इनके सहारे द्वीपीय चाप, द्वीपीय आर्क का निर्माण होता है। जैसे जो जापान है आपका, वो इसका एग्जाम्पल है। जापान इसी कारण से बना है। ठीक है, तो ये आपके कौन सा सिद्धांत हो गया? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब इसमें थोड़ी सी कुछ बातें ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं लिख पाऊँ। हेडिंग डाल लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। लिख लो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। नंबर 1 लिखें। यह सिद्धांत पॉइंट्स में सीधा लिख लो, पॉइंट। यह सिद्धांत 1960 के दशक में हैरी हेस ने दिया। दूसरा लिखें, प्लेट शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम, प्लेट शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम वुडरो विल्सन ने किया।
तुजु विल्सन ने किया। पीछे आवाज आ रही है? अगला पॉइंट, प्लेट स्थलीय द्रव, प्लेट स्थलीय द्रव भूखंड को कहते हैं। जीरो से 100 किलोमीटर तक का भाग, इसके आगे पृथ्वी लगा दो, पृथ्वी का 0 से 100 किलोमीटर गहराई तक का भाग ठोस है, जिसे स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने पहले नहीं बनाया हो तो ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठोस है 100 किलोमीटर, जीरो 200 किलोमीटर, ध्रुवलता मंडल, स्थल मंडल। ध्रुवलता मंडल की सीमा पूछी जाती है कभी कभी कितने किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर तक ध्रुवलता मंडल, 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल। स्थल मंडल, अगला पॉइंट, स्थल मंडल, बातें निकलो। स्थल मंडल दुर्बलता मंडल के ऊपर, स्थल मंडल दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थल मंडल दुर्बलता मंडल के ऊपर धीमी गति से प्रवाहित होता है। मंगा लीजिए उसे, गाड़ी मैडम से। हाँ, क्योंकि दोनों का है ना, आगे तो तैयारी कर रहा है ना, नहीं तो ऐसा कीजिए, अभी कल की तैयारी कर लीजिए, केवल अपना बहुत तो मंगवा लीजिए उनसे, मंगवा लीजिए। बातें नहीं प्रभावित होती है, कहीं कहीं पर प्लेटों की गहराई 100 से 150 किलोमीटर तक होती है। कहीं कहीं पर प्लेटों की गहराई 100 से 150 किलोमीटर तक होती है। कोई बता सकता है कि कौन सा ऐसी जगह होगी जहाँ पर ये गहराई इतनी ज़्यादा होगी? हैं? किनारा होगा तो आप नीचे जा रही होगी और ऊपर प्लेटों की गहराई वहाँ ज़्यादा होगी ना जहाँ पर्वत होंगे, जहाँ पठार होंगे, तो वो क्या होंगे और ऊंचे हो जाएंगे ना, तो वहाँ पर गहराई ज़्यादा होगी। जहाँ समुद्र वाला हिस्सा होगा वहाँ प्लेट की गहराई पतली होगी, वो 30 किलोमीटर हो सकता है, 25 भी हो सकता है ना। उसको थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए। अगला पॉइंट, यदि प्लेट के ऊपर महाद्वीप है तो प्लेट महाद्वीपीय होगी, और महासागर है तो महासागरीय होगी। यदि प्लेट के ऊपर महाद्वीप है तो महाद्वीपीय, और महासागर है तो महासागरीय प्लेट होगी।
पॉइंट। प्लेटों को मुख्य रूप से 6 बड़ी प्लेटों में तथा 20 छोटी प्लेटों में बांटा गया है। प्लेटों को मुख्य रूप से 6 बड़ी प्लेटों में और 20 गौण प्लेटों में बांटा गया है। 20 गौण प्लेटों में बांटा गया है, छोटी प्लेटों में बांटा गया है। का नाम लिखना चाहो लिख लो, बता रहे हैं। नंबर 1 अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। अमेरिकन, यूरेशियन, अंटार्कटिका, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और प्रशांत प्लेट। अगला नया पॉइंट बना लीजिए, प्लेटों की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी बल। प्लेटों की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी बल। गतिशीलता के लिए उत्तरदायी बल। नंबर 1 दुर्बलता मंडल में संवहनीय तरंगों के द्वारा। दुर्बलता मंडल में संवहनीय तरंगों के द्वारा। ये डायग्राम चाहो तो बना सकते हो। तो नाम दे सकते हो संवहनीय तरंगें। नंबर 2 मैग्मा का निरंतर ऊपर की ओर प्रवाह। मैग्मा का निरंतर ऊपर की ओर प्रवाह। नंबर 3 गुरुत्व शक्ति। नंबर 3 गुरुत्व शक्ति। नहीं और गुरुत्व शक्ति नया है, देखिए हेडिंग प्लेटों के किनारा तथा सीमाएं। प्लेटों का किनारा तथा सीमाएं। इसमें लिखे दो प्लेटों के बीच गतिशीलता के मंडल को प्लेट सीमा कहते हैं। या प्लेटों के सीमांत क्षेत्रों को
या प्लेटों के सीमांत क्षेत्रों को प्लेट का किनारा कहते हैं। इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 निर्माणात्मक, या संरचनात्मक या डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा। सारे नाम लिखो जो भी आपको एग्जाम में मिल जाए। निर्माणात्मक, संरचनात्मक, डाइवर्जेंट, कंस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा। छोटे छोटे से डायग्राम पहले वाले बनवाए थे, तो डायग्राम का हम बना लिख लो। देखो इसी में लिखिए ना, जहाँ आपने ये लिखा है निर्माणात्मक, उसी के नीचे इस तरीके से पॉइंट्स लिखो वाले। इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटर। इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटर। संरचनात्मक। हाँ, इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटर। यहाँ दूसरा पॉइंट, यहाँ प्लेटों का अपसरण होता है। अपसरण मतलब कोई डाइवर्जेंट। यहाँ प्लेटों का अपसरण होता है। 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं, अभिसरण, अपसरण। अपसरण होगा फैलाव वाला, अभिसरण टकराव वाला। अगला पॉइंट इसी में, यहाँ नई महासागरीय भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। हाँ, उसी में चल रहा है। यहाँ नई महासागरीय भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, दरारी उद्गार के वोल्केनो आते हैं। दरारी उद्गार के ज्वालामुखी आते हैं। अगला पॉइंट, कम गहराई के भूकंप उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, विनाशात्मक किनारा, कन्वर्जेंट। या डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा। इसमें लिख लो पहला पॉइंट इसका, इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। दूसरा पॉइंट, फलित पर्वतों का निर्माण होता है।
तीसरा पॉइंट, अधिक गहराई वाले भूकंप आते हैं, उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट, केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट, जहां प्लेट नीचे की ओर जाती है उसको क्षेपण मंडल कहते हैं। जहां प्लेट नीचे की ओर जाती है उसको क्षेपण मंडल कहते हैं। तथा प्लेट के झुकाव को बेनिंग ऑफ जोन बोलते हैं। बेनिंग ऑफ जोन बोलते हैं। जो 45 डिग्री का एंगल हो जाता है ना प्लेट का, नीचे को झुक के, उसको बेनिंग ऑफ जोन बोलते हैं। और ये पूरा एरिया क्या है? क्षेपण मंडल। अच्छा, एक चीज इसमें रह गई थी बता देना उस समय, लिख लो। यहाँ पर गहरी खाइयों का निर्माण होता है। जब पानी अंदर जाएगा ना, जब पानी अंदर जाएगा तो उस पानी के कारण यहाँ पर क्या बन जाएंगी? गहरी गहरी खाइयाँ बन जाती हैं। पूरे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गहरी गहरी खाइयाँ हैं। सबसे गहरी खाई कौन सी है? नाम बताओ मेरे यहाँ ना, ट्रेंच जो बनती है। तो ऐसी बहुत सारी खाइयाँ हैं। वो खाइयाँ इसी तरीके से बनी है, यानी कि जब प्लेट के साथ साथ जब पानी नीचे चला जाएगा तो खाई बन जाएगी। नंबर 3, संरक्षी प्लेट किनारा। कंजर्वेटिव प्लेट किनारा बाउंड्री। इसमें लिखें, जब दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से सरक जाती हैं तब संरक्षित प्लेट सीमा बनाती है। अगर बहुत अच्छी सरक जाती है तो वो संरक्षित प्लेट किनारा होता है। यहाँ पर ज्वालामुखी भूकंप ध्वंस फाल्ट आदि का निर्माण होता है। भूकंप और ध्वंस फाल्ट, ध्वंस ठीक है। ये आपका महाद्वीप का उत्पत्ति युग का था, सब खत्म हो गया। अब इसके बाद जो आपका चलेगा वो चलेगा बेसिकली एक कॉन्टिनेंट उठाएंगे, जितने महाद्वीप है उन महाद्वीप के बारे में डिटेल से बताएंगे कि किस महाद्वीप पर कौन कौन सी संरचना है और क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी वहाँ चीज़ें मिलती है। लेकिन उससे पहले किसी से पेपर होता है, उसको भी जान लीजिए कि क्या है। दोनों एक दूसरे से कोरिलेशन आते हैं।
आंतरिक संरचना, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि अर्थ का अंदर का करना, फीचर ऑफ द अर्थ हमें पता करना है। तो कैसे पता कर सकते हैं हम, कैसे पता करेंगे मतलब झाँक के देखेंगे उसमें है, इसको भेजा जाए पिघल जाएगा। बाहर आएंगे मैग्मा वगैरह उसका किया जाएगा, कंप्लीट करेंगे और ठीक है, एक पॉइंट बता रहे हैं ये भूकंपीय तरंगे और इतनी गहरी गहरी हमने खदानें खोद डाली हैं, हजार मीटर किलोमीटर लंबी नीचे को खदानें खोद डाली हैं, तो इनसे भी तो पता लगेगा ना। तो ये तीन एक सामान्य सी स्थिति है कि जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी के अंदर क्या है ना। भूकंपीय तरंगे आएंगी तो उनसे पता लगा लेते हैं, उनका मेजरमेंट करके ज्वालामुखी से मैग्मा निकल रहा है पता लगा लेते हैं। पृथ्वी के अंदर जब जाते हैं कोई भी एक, जैसे वहाँ साउथ अफ्रीका में है, जब हीरा निकालते हैं तो वहाँ पर बहुत गहरी गहरी खदानें खोदी गई, मतलब खदानें खोदी गई तो वहाँ से जो निष्कर्ष लगाए उन्होंने कि पृथ्वी के अंदर हमें डालने में चीज़ें किस चीज़ की अनुभूति हो रही है, तो उनके आधार पर भी निष्कर्ष निकाले। तो जो निष्कर्ष निकल के आए, पहले हालांकि और लोगों ने कुछ और बताए थे, मैं उनकी बात करूँगा ही नहीं, उनको बताऊँगा ही नहीं कि क्या बताया, ठीक है। वो आपको पता होगा मोटा मोटा, जैसे सुमेश ने बताया था 3 भागों में बांट दिया था, सियाल सीमा निफेट इस तरह के 3 भागों में बांटा था, है ना। तो उन्होंने बताया था कि सीमा पर सियाल तैर रहा है, तो ये सारी बातें क्या हो गई, गलत साबित हो गई, है ना आगे चल के। तो अब हम जो रिसेंटली हम जो यूज करते हैं हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। रिसेंटली ट्रेंड्स में इनको मानते हैं, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, ज्वालामुखी और ये सब, इसके आधार पर जब निष्कर्ष निकले तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो इसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग था उसको कहा गया क्रस्ट, दूसरा जो भाग था उसको कहा गया मेंटल, तीसरा जो भाग था उसको कहा गया कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसको भूपटपट्टी भी कहते हैं, बाकी सब इसके लिए इसको भूपटपट्टी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिवीजन किया गया। जो हमने निष्कर्ष निकाला था इसके आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर। अब वो निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं, भूकंप की जो तरंग है वो हमें कैसे बता सकती है कि हमारे अंदर कुछ चेंज हो रहा है। अगर तरंगे जा रही है तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है मतलब ठोस होगा। और जहाँ से कहीं कहीं पे अगर तरंगे नहीं आ रही है वो से दूसरी फ्लोर, तो वहाँ पे कह सकते हैं वहाँ पे
बताएगा? और कुछ बताना चाह रहा है सर? भूकंपीय तरंगों के आधार पर हमें ऐसे पता लगा जब हम ऊपर से, इसमें देखो ऊपर, तो पहला इसमें देखो, पहले देखो ये चले, हम यहाँ चले, ये तरंग यहाँ से स्टार्ट हुई, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई, पहले ऐसे चली, इधर को हो गई, फिर इधर को हो गई, फिर इधर को हो गई, फिर ऐसे हो गई, इस तरीके से चेन इवेंट होकर चली, ठीक है। यहाँ चल रही थी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, यहाँ 7 हो गई, यहाँ 8 हो गई, यहाँ 10 हो गई, यहाँ 13 हो गई। हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ बनाओ कैसे पूछो? हाँ 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 चौथा और दूसरा, हाँ हाँ दूसरा, हाँ समझिए। जब जो तरंग सीधी जानी चाहिए थी, जो इसको रास्ता जिसका सीधा था चलने का, वो क्या हो गई, इधर उधर को मुड़ के चल रही है, टेढ़ी हो रही है। कोई जगह, कुछ जगह ऐसी आई जहाँ गायब हो गई, दिख ही नहीं रही, मिली ही नहीं। तो उससे हमने क्या अनुमान लगाया? उससे ये अनुमान लगाया, अगर उनकी स्पीड बढ़ गई तो उससे ये अनुमान लगा कि वो किसी ठोस पदार्थ में गई। जितना ज़्यादा ठोस होगा उतनी क्या होगी, इन तरंगों की गति बढ़ जाएगी। जितना हल्का पदार्थ होगा तरंगों की गति कम हो जाएगी। तो उससे हमने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के भीतर जाने पर पृथ्वी का जो घनत्व है वो बढ़ता चला जा रहा है ना। घनत्व क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ गायब हो गई तरंगें तो उससे हमने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर एक हिस्सा ऐसा है जो लिक्विड अवस्था में है, क्योंकि भूकंप की जो तरंगें हैं है ना, वो आपकी लिक्विड में नहीं चलती हैं, वहाँ गायब हो जाती है, दिखती नहीं है। उससे ये अनुमान लगा लिया। तो इन्हीं के आधार पर हमने ये इस तरीके से इसका डिवीजन किया, क्रस्ट मेंटल कोर। इसमें क्रस्ट क्या है, ठोस है, मेंटल क्या है, लिक्विड है, और कोर फिर से ठोस है, ठीक है। लेकिन इसका भी एक पार्ट जो है थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये अनुमान लगा लिया, इनका डिवीजन हुआ। फिर इनका डिवीजन करने हमने कितने पार्ट में किया डिवीजन, टोटल 3 पार्ट में। 3 पार्ट में करने के बाद इनको भी हमने अलग अलग उसमें बांट दिया। इसको कहते हैं ऊपरी क्रस्ट, इसको निचला क्रस्ट, इसको ऊपरी मेंटल, इसको निचला मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, इसको कहते हैं बाह्य कोर, इसको निचला कोर, इनर कोर, ठीक है। अब ये डिवीजन क्यों किया गया? ये डिवीजन इसलिए किया गया कि इनमें भी कुछ अंतर देखने को मिला। ये अब जो अंतर मिला वो क्या मिला, वो अंतर मिला डेंसिटी का। डेंसिटी में जो अंतर पाया गया वो क्या था, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये 0 से 20 किलोमीटर जो मैंने लिखा, इसकी जो डेंसिटी मिली वो डेंसिटी मिली 2.9 से लेकर 4.3 तक। 2.9 और 20 से 30 वाले की मिली या 35 वाले की 4.9 तक। फिर यहाँ पर 4.3 हो गई, फिर यहाँ 5.5 हो गई, 5.5 से 10.0, फिर यहाँ 12.3 से 13.3, यहाँ 13.3 से 13.6,
ये डेंसिटी में जो अंतर मिला उस अंतर के कारण इनको अलग अलग डिवीजन कर दिया गया। ठीक है, ये इसका अंतर है घनत्व का। जीरो से 20 किलोमीटर को कहते हैं क्या, अपर क्रस्ट। उससे नीचे वाला 33 किलोमीटर तक लोअर क्रस्ट। फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, बाह्य कोर, आउटर कोर, लो इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर। इस तरीके से इनका डिवीजन कर दिया गया। जिन व्यक्तियों ने इनका डिवीजन किया, जिसने ये जानकारी बताई, ये ऐसा नहीं है आपको तो पता लग गया किताब में कि ऐसा ऐसा है, लेकिन ये जानकारी एक बार में नहीं मिली, हमें बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद, कई सालों के बाद ये जानकारी मिली। तो जिस जिस व्यक्ति ने इन चीज़ों की खोज की उसने इसका नाम अलग रख दिया गया, उसके नाम पर इसको अलग कर दिया गया और उसको डिसकंटिन्यूटी बोला गया। यानी कि इसको और इसको जो लाइन, एक लाइन अलग कर रही है इस पूरे को, उसको एक डिसकंटिन्यूटी बोला गया। इसको हिंदी में असंबद्धता, मोह नहीं, असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो उसको अलग अलग नाम दिया गया। वो नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई बताएगा सारे नाम? बताओ। सबसे नीचे से चल रहे हैं। ठीक है, चलो ऊपर से लो। जो दोनों क्रस्ट को अलग करने वाली है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कोनार्ड। लिख लो, इसको हाथ से नहीं लिखवा, लिखते चलो। हाँ, वो LGRLC नीचे से ऊपर है ये। सबसे ऊपर कोनार्ड, फिर कहाँ किस किसके बीच में? ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में क्या है? अरे मेंटल के नीचे मेंटल और, अच्छा एक चीज और समझ लो, कभी कभी सवाल में ऐसा आता है वो ऊपरी मेंटल, अभी मैं क्या बता रहा हूँ ऊपरी मेंटल, वो आपको ऊपरी मेंटल नहीं देगा, वो क्या देगा? मेंटल और क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो क्या होगी? मोहो। ठीक है, और अगर आपसे स्पेशल करके कह देगा ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में क्या होगी, तब भी क्या होगी? मोहो। तो इस चीज को कंफ्यूजन मत रहिएगा कि सर ने क्या बताया था, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इसके और इसके बीच में जो है इसको कहते हैं मोहो, असंबद्धता। ठीक है, इसके बाद आएगा रेप्टी। इसके बीच में ये वाली लाइन, ये वाली लाइन रेप्टी। फिर क्या आएगा? ये रेप्टी के बाद गुटेनबर्ग, और फिर ये लेमेन। रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेमेन, ये इनकी गहराई है 0 से 33, बीच में 700, 2900, 5150, 6250। याद रखिएगा। लेमेन किसी को कोई दिक्कत? सब क्लियर है? सबको क्लियर है? पूछ लूं? पीछे क्लियर है सब? तो बताओ, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में मोहो। मोहो तो आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच में, याद कर लेना। ठीक है,
एक लिख लो सीधा इसको, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिखो। भूकंप के आधार पर पृथ्वी के 3 मंडल बताए गए हैं। नंबर 1 स्थलमंडल, ब्रैकेट में इसको लिखिएगा, इंग्लिश में इसका जो नाम है, कभी कभी हिंदी का नाम देखा ही नहीं, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर, ठीक है। फिर नंबर 2 पायरोस्फेयर। हिंदी में पायरो ना चाहिए, पायरोस्फेयर। नंबर 3 बैरिस्फेयर। हिंदी में भी इसको बैरिस्फेयर। जहां लिथोस्फेयर लिखे हैं उसके आगे लिख दिया 0 से 100 किलोमीटर, पहले भी लिखवा चुका हूँ। जहाँ पायरोस्फीयर लिखे हैं उसमें लिखिएगा 100 से लेकर 2880 किलोमीटर, ठीक है। और जहाँ बैरोस्फीयर लिखे हैं 2900 से लेकर 6371, यानी कि ये वाला हिस्सा इसमें नहीं है, अलग करना पड़ेगा। समझ गए ना? लिथोस्फीयर 0 से 100 किलोमीटर, 880 की जगह पूरे 2900, 100 से 2900 पायरोस्फीयर, 2900 से 6371 को बैरिस्फीयर। ये याद रखना आपको। जब भूकंप आता है तो इस तरीके की स्थिति होती है। एक भूकंप यहाँ से उद्गम होगा और यहाँ पर आएगा। इस वाले को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोकस इसको कहेंगे। यही तो गलत होता है। फोकस है, एपिसेंटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां अभी खत्म हुआ है उसके आगे थोड़ा सा नोट कर लीजिए। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पी तरंगे, पी जिसको अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। जिनको पी तरंगों को प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, यानी सबसे पहले उत्पन्न होने वाली वेव यही है, पी। प्राइमरी वेव, अनुदैर्घ्य तरंग, पी तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल, हाँ इसी को एक और नाम है कंप्रेशनल तरंग। इतने नाम से कहीं से भी आ सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल, कंप्रेशनल, पी तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है।
अब इसमें डैश लगा के लिखे, ध्वनि तरंग की तरह है, जैसे ध्वनि तरंग है वैसे ही है। इसमें तरंगे जिगजैग करती है। जिगजैग समझते हैं कैसा? इस तरीके की क्या बात है? वो ऊपर नीचे बता रहा हूँ उसमें है। अगला पॉइंट लिखे, ठोस तथा तरल दोनों में चल सकती है। अगला एस तरंगे, सेकेंडरी तरंग, इनको अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। एस तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, सेकेंडरी तरंग। ये प्रकाश तरंगें या जल तरंगों की तरह होती हैं। ये प्रकाश तरंग या जल तरंग की तरह होती है। ये समकोण बनाते हुए चलती हैं। ये ऐसे चलेगी, ऊपर नीचे, वो आगे पीछे, ये ऊपर नीचे। ये तरंग में लुप्त हो जाती है। जो यहाँ जो गायब हो गई थी, ये कौन सी तरंगें थी? एस तरंगें। ये पानी में लिक्विड पदार्थ में गायब हो गई। नंबर 3, सरफेस तरंग या एल तरंग। एल तरंग फिर डैश लगा के सरफेस तरंग। इसमें लिखें, ये है भारी सतह पर चलती है। इनसे यह है भारी सतह पर चलती है। इनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, कहाँ चल रही है? केवल बाहरी सतह पर। जितना भी पृथ्वी पर जब भूकंप आता है, वो तोड़ फोड़ जो मचाने का काम करती है ना, वो यही तरंगे होती है। भूकंप के दौरान जितनी भी तोड़फोड़ मचाती हैं, वो यही तरंगे होती हैं, धरातल के ऊपर चलती हैं। ठीक है, ये तरंगे हैं। ये आपका इससे संबंधित जितना मटेरियल था वो हो चुका है कंप्लीट। एक बार घर जाके इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जब कोई भी यूनिट आप पढ़ते हैं, उसके पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब एक बार घर जाकर उसका रिवीजन कर लोगे और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर लगा लोगे, तभी इसका आउटपुट आपको मिल पाएगा। अन्यथा आपका कॉपी में ऐसे दबा हुआ रखा रह जाएगा, किसी काम का नहीं है ना। जब आप लगा लेंगे सवाल तो आपको हो सकता है कोई और नया पॉइंट वहाँ से मिल जाए। और जब आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, नया पॉइंट आपको मिल रहा है, तो जहाँ भी आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर इस पॉइंट को हमेशा नोट कर लेना चाहिए। उसे खाली किताब में लगा के नहीं छोड़ देना चाहिए, है ना। तो ये काम कर लीजिएगा, मेहनत करिए। कल की क्लास में देखते हैं क्या पढ़ाते हैं।